हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं के.एस. मुरारी एक बार फिर से आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल के.एस. मुरारी जी.एस. पर स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक पर यानी चर्चा के विषय में आप लोगों के साथ CR फार्मूला यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी फार्मूला, बेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, भारत में आम चुनाव और शाही नौसेना विद्रोह पर थोड़ी बहुत चर्चा विशद रूप से करने का प्रयास कर रहा हूं। आज इस CR फार्मूला के संदर्भ में, ये भारतीय राष्ट्रवादी चेतना के संदर्भ में जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो मैंने पहले भी चर्चा किया कि भारत में जो राष्ट्रवादियों का जो प्रमुख राजनीतिक संगठन था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस प्रमुख थे, और उस मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो अंतर्द्वंद उभर कर सामने आया था, खासकर 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत जो 1937 में प्रांतीय आम चुनाव हुआ, और उस प्रांतीय आम चुनाव में मुस्लिम लीग को उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितना मुस्लिम लीग अपेक्षा कर रहा था, और कांग्रेस को जो उस प्रांतीय आम चुनाव में जो सफलता मिली है वह आशा से कहीं अधिक था। इसलिए कह सकते हैं आशा से कहीं अधिक था क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी कांग्रेस कहीं अधिक मजबूती के साथ उभर कर सामने आया। वैसी स्थिति में प्रांतीय आम चुनाव के परिणाम के मद्देनजर ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो अंतर खाई बढ़ते गया, और उस दोनों के बीच जो अंतर्द्वंद उभर कर सामने आया, परिणाम स्वरूप भारत में सांप्रदायिकता का भी बीज उसी संदर्भ में बोया जा चुका था। और 1940 ईस्वी के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब मुस्लिम लीग के द्वारा अलग मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अलग पृथक राष्ट्र के रूप में मांग की जाने लगी, वैसी स्थिति में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच काफी खाई बढ़ गई थी, राष्ट्रवाद काफी कमजोर हो गया था। इसी दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच दोनों के बीच अंतर संबंध बनाने के लिए, दोनों को एक मंच पर फिर से लाने के लिए भारत में सी राजगोपालचारी फार्मूला लागू करने का प्रयास किया गया, यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी फार्मूला। तो इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि सी राजगोपालचारी मद्रास प्रांत के एक प्रभावशाली नेता हुआ करते थे, और वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पूर्ण पक्षधर थे। 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति से चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत किया गया, जिसे CR फार्मूला कहा गया है। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे तथा अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोग करने की भूमिका का निर्वहन करें। ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी अपने फार्मूला में बताया कि मुस्लिम लीग को जो है सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग सपोर्ट करे और कांग्रेस के साथ सहयोग की भूमिका में खड़ा रहे। दूसरा जो संदर्भ था कि देश विभाजन की जो स्थिति होने की आ रही है, और देश विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार और दूसरे आवश्यक विषयों के बारे में आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए। यह सी राजगोपालचारी का जो है सो फार्मूला था। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर भारत के उत्तर पश्चिम एवं पूर्वी भागों में स्थित जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन नियुक्त करने की सिफारिश जो है सो सी राजगोपालचारी ने प्रारंभ किया था। ऐसी स्थिति में जो है सी राजगोपालचारी मुस्लिम लीग को कांग्रेस के कहीं अधिक नजदीक लाने का प्रयास कर रहा था। उसी संदर्भ में वैश्य मताधिकार प्रणाली के माध्यम से इन क्षेत्रों में, खासकर उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में जो है सो वहां के निवासियों की मतगणना करके और भारत
कि उनके संबंध विच्छेद के प्रश्न का निर्णय लिया जाए, यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो होगा उसमें वहां के निवासियों की मतगणना करके उसको विश्वास में लिया जाएगा। तो इस तरह से सीआर फार्मूला जो है सो लागू किया गया था, लेकिन सीआर फार्मूला को राष्ट्रवादियों ने, खासकर मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। दूसरा, जब बेबेल योजना की जब बात करते हैं तो बेबेल योजना तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेबेल हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड बेबेल 1945 ईस्वी में 44-45 ईस्वी में 1945 ईस्वी में लॉर्ड लिथगो के बाद भारत में वायसराय बनकर आए। तो अक्टूबर 1943 ईस्वी में लॉर्ड लिथगो के स्थान पर लॉर्ड विस्काउंट बेबेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। उन्होंने भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के दिशा में पहला चोट किया और मार्च 1945 ईस्वी में वायसराय बेबेल इंग्लैंड गए थे और वहां ब्रिटिश सरकार से भारतीय मामलों पर विचार विमर्श किया। जून 1945 ईस्वी में जो या यूं कहे कि जून 1945 ईस्वी को भारतीय जनता के नाम एक प्रसारण किया गया और उसी दिन भारत सचिव आमरी ने समान व्यवस्था या फिर समान वक्तव्य कह सकते हैं, समान वक्तव्य हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया। एक जनरल स्पीच हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत के जो सचिव थे आमरी, उन्होंने दिया। ठीक, तो वैसी स्थिति में जब आमरी ने भारत के संदर्भ में एक स्पीच दिया और उस स्पीच के संदर्भ में कहा गया, जो वायसराय बेबेल योजना कहलाया है, उसमें कहा गया कि सबसे पहली बात कि बेबेल योजना का जो कुछ प्रावधान था उस पर मैं बात कर लेता हूं। बेबेल योजना यानी बेबेल प्लान में क्या रखा गया? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन होगा। नंबर 1, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन करने की बात किया गया। दूसरा कि परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे, यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है वायसराय एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। यानी ये भारतीयों के जो संवैधानिक डिमांड थी, उस संवैधानिक डिमांड के संदर्भ में भारतीयों को खुश करने का प्रयास किया गया था। तीसरी बात जो थी कि कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का, यानी ये जो कार्यकारिणी परिषद का गठन जो किया जाएगा वह एक प्रकार से अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की तरह होगा। यानी ये जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद जो होगा वो एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की तरह होगा, राष्ट्रीय सरकार की तरह कार्य करेगा। प्रतिरक्षा को छोड़कर यानी डिफेंस को छोड़कर समस्त भारतीयों को, प्रतिरक्षा यानी डिफेंस को छोड़कर समस्त भारतीयों को सारे विभाग प्रदान किए जाएंगे। यानी प्रतिरक्षा, ये प्रतिरक्षा जो है ये केवल ब्रिटिश अधिकारी के पास यानी वायसराय के अधीन रहेगा। उसके बाद जो बेबेल योजना में जो प्रमुख बातें थी कि कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे और शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यानी बेबेल ने अपनी योजना में बताया, जो बेबेल की बातें थे जो आमरी ने वहां पढ़ा था, और उसमें कहा गया कि शिमला में जो है सो कांग्रेस सहित कुछ प्रमुख राजनीतिक संगठनों का एक सम्मेलन बुलाया जाएगा और उससे पहले जो है सो कांग्रेस के जो नेता गिरफ्तार हो चुके थे
उसे रिहा कर दिया जाएगा। यानी कांग्रेस के नेता रिहा कर दिए जाएंगे और शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। एक और बात जो बेवेल अपनी योजना में रखा था कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। यानी आफ्टर वार, युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय अपना संविधान बनाएंगे। ये बेवेल की योजना थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेवेल योजना में जो प्रमुख प्रावधान था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा और उस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। और ये जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगी वह एक प्रकार से अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की तरह कार्य करेगा और ये जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार होगी उसका सारा काम खुद करेगा, लेकिन प्रतिरक्षा को छोड़कर, प्रतिरक्षा ब्रिटिश यानी वायसराय के या फिर कमांडर इन चीफ के अंदर रहेगा। उसके बाद बेवेल योजना में यह भी कहा गया कि कांग्रेस के नेता को हम लोग रिहा कर देंगे और शिमला में एक ऑल पार्टी मीटिंग का आयोजन करेंगे। तो ये प्रावधान, उसके बाद एक और प्रावधान जो बेवेल योजना में रखा गया कि युद्ध समाप्ति के बाद भारतीय लोग जो है अपना एक संविधान बनाएंगे। तो इसी बेवेल योजना के संदर्भ में ही शिमला सम्मेलन का आयोजन करने पर विचार हुआ। जैसा कि बताए हैं कि कांग्रेस के नेता को रिहा करने के बाद शिमला सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया गया। तो शिमला सम्मेलन पर बात कर लेते हैं। शिमला सम्मेलन, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया। 25 जून शिमला सम्मेलन। 25 जून 1945, 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 21 नेताओं को आमंत्रित किया गया था। कितना? 21 नेताओं को आमंत्रित किया गया। इस शिमला सम्मेलन में 21 लीडर को इनविटेशन मिला था। सम्मेलन में जो कुछ प्रमुख नेता को बुलाया गया उसमें जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, तारा सिंह, इस्माइल खान, ये कुछ प्रमुख नेता थे जो शिमला सम्मेलन में भाग लिए। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए। महत्वपूर्ण बात है, गांधी शिमला सम्मेलन में भाग नहीं लिए। हालांकि गांधी उस सम्मेलन के दौरान शिमला में ही उपस्थित थे लेकिन मीटिंग में नहीं गए। ये प्रश्न उठता है कि शिमला सम्मेलन में कौन कौन से थे? तो जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, तारा सिंह और इस्माइल खान जैसे लोग थे। गांधी शिमला में रहने के बावजूद भी उस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए। गांधी जी एब्सेंट थे। शिमला सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग ने यह शर्त रखी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की जो गठन किया जाएगा उसमें नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन मुस्लिम लीग करेगा। ये बहुत बड़ा टर्म एंड कंडीशन मुस्लिम लीग के नेताओं ने यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने रख दिया था। 1945 का जो शिमला सम्मेलन हुआ, जैसा कि बेवेल योजना में कहा गया था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा और वायसराय के जो कार्यकारिणी परिषद में जो गठन जो किया जाएगा उसमें सभी सदस्य भारतीय रहेंगे, जिसमें मुसलमानों को भी शामिल किया जाएगा। वैसी स्थिति में
शिमला सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक टर्म एंड कंडीशन रख दिया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति होगी, उसमें जितने भी मुस्लिम सदस्य की नियुक्ति होगी, उसकी नियुक्ति का जिम्मेवारी मुस्लिम लीग को होना चाहिए, ना कि कांग्रेस का। मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने विरोध किया, नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने उचित नहीं माना। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग ही केवल मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसलिए केवल और केवल मुस्लिम लीग को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वैसे स्थिति में जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हठ धर्मिता उभर कर सामने आई। मुस्लिम लीग का कहना था कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व केवल और केवल मुस्लिम लीग करता है, इसलिए वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिमों को निर्वाचन करने या नियुक्ति करने का अधिकार मुस्लिम लीग के होनी चाहिए। जिन्ना के इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने विरोध किया। मुस्लिम लीग का यही अड़ियल रुख शिमला सम्मेलन के असफलता का कारण बना। प्रश्न यदि कोई पूछे कि शिमला सम्मेलन क्यों असफल हुआ, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की हठधर्मिता के कारण शिमला सम्मेलन असफल हुआ। और हठधर्मिता का कारण क्या था कि मुसलमानों की नियुक्ति के संदर्भ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अंतर्द्वंद। गांधी किसी भी हालत में यह नहीं चाहते थे कि मुस्लिमों की नियुक्ति केवल और केवल मुस्लिम लीग करे, क्योंकि उससे मुस्लिमों का सामाजिक आधार कांग्रेस से खिसक मुस्लिम लीग में चला जाएगा। और मुस्लिम लीग भी नहीं चाहता था कि मुस्लिमों का नियुक्ति का अधिकार कांग्रेस को मिले। उससे मुस्लिम लीग जो अपने आप को केवल और केवल मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व संस्था घोषित किए हुए था, उसका सामाजिक आधार हट जाता, मुस्लिमों का सामाजिक आधार खत्म हो जाता। वैसी स्थिति में दोनों पार्टी अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए जो हठधर्मिता, एक ईगो पालन कर लिया था, उसी ईगो के परिप्रेक्ष्य में जो है सो शिमला सम्मेलन असफल हो गया। तो कांग्रेस ने जिन्ना के इस मांग को अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार बेबेल योजना के संदर्भ में जो शिमला सम्मेलन हुआ वो भी असफल हो गया और बेबेल योजना भी असफल हो गया। तो बेबेल और शिमला दोनों एक दूसरे के साथ, क्योंकि बेबेल योजना के तहत ही शिमला सम्मेलन का प्रस्ताव था और बेबेल योजना के तहत जो शिमला सम्मेलन का प्रस्ताव हुआ और शिमला सम्मेलन जो आयोजन हुआ लेकिन असफल हो गया जिन्ना और कांग्रेस की हठधर्मिता के कारण। या कह सकते हैं कि जिन्ना की एकमात्र मजबूती इसी में था कि हम केवल और केवल मुस्लिम लीग ही मुस्लिमों का समर्थन कर सकती है। तो इसी जिन्ना के हठधर्मिता के कारण कांग्रेस ने इस मांग को, जिन्ना की मांग को अस्वीकार कर दिया और बेबेल योजना असफल हो गया। अब आइए भारत में आम चुनाव की बात करते हैं। भारत में आम चुनाव की बात यानी जनरल इलेक्शन 1945 में आयोजन किया गया था। आम चुनाव, भारत में आम चुनाव 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और जापान के आत्मसमर्पण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन मित्र राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था और जापान जो धुरी राष्ट्र था, जापान, जर्मनी, बर्लिन, यानी जापान, जर्मनी और इटली। तो ऐसे स्थिति में जापान जैसे ही 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण किया तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इसमें या इससे एक माह पहले ब्रिटेन में आम चुनाव हुए थे। एक माह पहले यानी कि जुलाई में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए थे, जिसमें विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई और वैसी स्थिति में क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में पार्टी जो उसके अपोजिशन में था वह मजबूती के साथ, बहुमत के साथ सत्ता में आई। यानी राजनीतिक परिदृश्य वहां इंग्लैंड में बदलाव हो गया, ब्रिटेन में बदलाव हो गया। जो विंस्टन चर्चिल की सरकार थी वह पराजित हो गई और क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में नई सरकार बनी 1945 ईस्वी में। इस नई सरकार ने सर पैंथिक लॉरेंस को भारत सचिव के पद पर नियुक्त किया, है ना।
पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस इस समय इंडिया सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुआ, जिसको क्लेमेंट एटली ने नियुक्त किया था। एटली सरकार के द्वारा की गई पहली कार्रवाई के अंतर्गत भारत में चुनाव करवाना था। ये जैसे ही इटली वहां औथ लेता है, प्रधानमंत्री के पद को स्वीकार करता है, तो उसकी पहली कार्रवाई हुई कि भारत में जो है सो चुनाव करवाना था। और क्योंकि 1936 से भारत में आम चुनाव नहीं हुए थे, 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था, लेकिन सेंट्रल के लिए चुनाव नहीं हुआ था। तो दिसंबर 1945 ईस्वी में घोषित जब चुनाव का परिणाम हुआ, घोषित चुनाव परिणामों में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। यानी जब यह चुनाव हुआ दिसंबर में और इसका जब चुनाव की घोषणा हुई, तो केंद्रीय विधान सभा और प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस विजय रहा। कांग्रेस विजय रहा। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% वोट मिले। इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस को 91.3% वोट मिले। बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट कांग्रेस को वहां मिला है। मुस्लिम लीग इस आम चुनाव में मुस्लिम लीग जो है सभी मुस्लिम सीटों पर विजय प्राप्त की। मुस्लिम लीग सभी मुस्लिम सीटों पर विजय प्राप्त किया। 1945 के आम चुनाव में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस 91.3% वोट प्राप्त किया। हालांकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों को सीटों पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। जब प्रांतीय विधानमंडल की बात करते हैं, तो प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को मद्रास में विजय हासिल हुआ, मद्रास में विजय हासिल हुआ, बंबई में विजय हासिल हुआ, बिहार में विजय हासिल हुआ, संयुक्त प्रांत में विजय हासिल हुआ, कांग्रेस को उड़ीसा और मध्य प्रांत, उड़ीसा और मध्य प्रांत 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्रांतों में 1945 का जो आम चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, फुल मेजॉरिटी। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। उत्तर पश्चिम सीमा की जब बात कर लेते हैं, तो इस चुनाव में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर कांग्रेस 30 सीटें जीत ली थी, जिसमें 19 मुस्लिम सीटें भी थी। यह प्रांतीय विधानमंडल में 30 सीटें जीती थी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, और इसमें से 19 मुस्लिम सीटें थी, मुस्लिम बहुल सीटें। 19 मुस्लिम सीटें भी शामिल थे उस देश में, जबकि मुस्लिम लीग केवल 17 सीटें ही प्राप्त किया। मुस्लिम लीग केवल 17 सीटें ही प्राप्त कर लिया। इससे यह पता चलता है कि प्रांतीय विधानसभा में कांग्रेस मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी अपनी विजय प्राप्त कर लिया। हालांकि केंद्रीय विधानसभा में मुस्लिम लीग जितने भी मुस्लिमों के लिए जो आरक्षित सीट था, उसमें मुस्लिम लीग सफल हुआ। लेकिन प्रांतीय विधानसभा में जो 1945 चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग वाले क्षेत्रों में भी विजय हासिल किया। अब आइए
एक महत्वपूर्ण संदर्भ है शाही नौसेना, रॉयल इन्फेंट्री, शाही नौसेना विद्रोह। राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में यह देखा गया कि अब समय आ गया कि भारत की आजादी के समय, और आजादी के संदर्भ में चूंकि क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ, और वो सत्ता परिवर्तन हुआ चूंकि वो उदारवादी नेता थे, तो भारत के संदर्भ में उनका रुख थोड़ा उदार था। वैसे स्थिति में भारत में आजादी काफी नजदीक आ गई थी, और इसी परिप्रेक्ष्य में वहां भारत में जो है शाही नौसेना विद्रोह होता है। अब शाही नौसेना विद्रोह है क्या? तो रॉयल इंडियन नेवी ने इस विद्रोह की शुरुआत किया था। रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी ने इस विद्रोह की शुरुआत किया 18 फरवरी को, ठीक, 18 फरवरी को, 18 फरवरी 1946 को प्रारंभ किया। रॉयल इंडियन नेवी जब बंबई में HMSS तलवार, HSMS है ना, IS तलवार नामक, HSIS तलवार नामक 1000, ये तलवार, ये जो है सो जहाज का नाम है। HSIS तलवार नामक जहाज पर 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव के खिलाफ विद्रोह कर दिया। न केवल नस्लवादी भेदभाव बल्कि खराब भोजन के खिलाफ भी हड़ताल कर दिया। यहाँ ये जो HSIS तलवार नामक जो नाविक जहाज था, उस नाविक जहाज में जो है सो 1100 नाविकों ने खराब भोजन और नस्लीय भेदभाव के कारण जो है सो हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हड़ताल कर दिया। एक दिन के बाद कराची के नाविकों ने भी हड़ताल कर दिया। अंबाला, जबलपुर के सैनिकों ने सहानुभूति के रूप में भी हड़ताल कर दिया। इन लोगों के समर्थन में अंबाला और जबलपुर के सैनिकों ने भी हड़ताल पर आ गया। कराची में हालांकि दमनात्मक कार्रवाई हुई, परिणाम स्वरूप जो है सो वहां के नाविकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। और चूंकि दमनात्मक कार्रवाई में हालांकि 6 नाविक मारे भी गए थे। नौसेना विद्रोह में जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आजाद हिंद फौज जिंदाबाद जैसे कई नारों को लगाया गया और उसी नारों में यह भी कहा गया कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों को रिहा करो, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को रिहा करो। नौसेना विद्रोह के समर्थन में 22 फरवरी को बंबई में एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें 20 लाख से अधिक नौसैनिक या नाविकों ने भाग लिया और उसके साथ मजदूरों ने भी इस हड़ताल में भाग लिया। उनके प्रदर्शन यानी हड़ताल का जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन में 3 झंडे एक साथ चलना प्रारंभ किया। 3 झंडे एक साथ, जिसमें कांग्रेस का तिरंगा झंडा, मुस्लिम लीग का हरा झंडा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा होता था। ये प्रश्न एक बार पूछा हुआ है कि रॉयल इंडियन नेवी में कितने प्रकार के झंडे थे, तो 3 झंडा था, जिसमें कांग्रेस का, एक मुस्लिम लीग का और एक कम्युनिस्ट का झंडा था। इस विद्रोह की स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल व जिन्ना ने हस्तक्षेप किया। चूंकि जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह आभास हो गया था कि अब आजादी नजदीक है, तो ऐसी स्थिति में विद्रोह करना सही बात नहीं है।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के समझाने बुझाने पर नाविकों ने अपना हड़ताल वापस ले लिया और आत्मसमर्पण कर दिया। 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, न कि ब्रिटेन के सामने अपना समर्पण कर रहे हैं। बहुत अच्छी बातें उस समय के नाविकों ने कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, क्योंकि भारत की आजादी के लिए लगभग बात फाइनल हो चुकी थी और भारतीय नेताओं के समझाने बुझाने पर ही आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हुआ। इसी संदर्भ में नाविकों ने कहा था, जो हड़ताल पर था, नाविकों ने कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, न कि ब्रिटेन के सामने समर्पण कर रहे हैं। तो इस प्रकार रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही नौसेना विद्रोह समाप्त हो गया। ये आजादी से कुछ दिन पहले यह एक प्रकार का विद्रोह था। तो इस प्रकार से आज की चर्चा के विषय में CR फार्मूला, बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन, भारत में आम चुनाव और शाही नौसेना विद्रोह पर हम लोग चर्चा किए हैं। आशा है कि आज के इस चर्चा आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा स्वाभाविक है आप लोग लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।